नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज एक बार फिर से हम अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सर आपने तो बोला था सर कि अब नहीं मिलेंगे, आप क्या सर बार बार बाय बोलकर फिर से आ जाते हैं मुंह उठाकर। आप तो बोले थे कि अब नहीं आएंगे, हम मैराथन ले रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं आप लोग को, लेकिन आप अब फिर से आ गए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ाने। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्या जुल्म हम लोग पर क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? तो बाबू बहुत लोग का पेपर, अधिकतर लोगों का 6 के बाद पेपर है, 6 कोई पेपर है। तो मैंने सोचा कि भाई पढ़ाई लेते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, क्योंकि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे और छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और देखिए, पहली बात हम करा दें, ये चैप्टर पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितना समझ में आ रहा है इस चैप्टर में उतना पढ़िए। और मैं बार बार बोलूँगा इस पर कि ये वह पार्ट कंस्टिट्यूट करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट नहीं दिखता, लेकिन तब भी मैं इस पर देख ले रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। सर 1-2 क्वेश्चन अगर आ गया कर लेंगे, तुम्हारी मेरिट ही बनेगी, उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है सर। चलिए, तो खैर आज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बात करेंगे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग 3 चैप्टर में बटा हुआ है आप लोग का। पहला चैप्टर है आपका ओवरव्यू है, फिर आपका यूजेस है, फिर एक और आपका है उसी तरह। इस 3-4 चैप्टर में आपका 3-4 टॉपिक के अकॉर्डिंग बांटा गया है। सबके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके क्वेश्चंस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। इस तरीके से करके हम लोग इस टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग देखिए लिखा हुआ है कि इट रिफर्स टू अ सिस्टम वेयर इन द अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज आर मेंटेन्ड ऑन अ कंप्यूटर। एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिसपे कंप्यूटर पे अपने हम लोग रेखांकन प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उसको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहते हैं। एक और बात लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर एज पर गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो पढ़ते हैं ICAI द्वारा, पहले अब तो ICAI करता है, पहले हम लोग गैप के अकॉर्डिंग फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जो भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, नियम, अधिनियम जो फॉलो करते हैं हम लोग, वो गैप के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स यूजर्स के बनाए गए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के पोर्शन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, लिखा हुआ है इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग द फ्रेमवर्क ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्या लिखा मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम द फ्रेमवर्क ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा को स्टोर करना, डेटा की प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। यहाँ जगह कंप्यूटर कृत लेखा प्रणाली में डेटा के भंडारण और प्रसंस्करण के ढांचे को ऑपरेटिंग वातावरण कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे मैंने कहा गैप वाला, कुछ पॉइंट्स में आपको बताता रहूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक एनवायरनमेंट है तो बहुत कुछ, लेकिन हम लोग कंसाइज वे में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्या लिखा हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप लोग जानते हैं, बचपन से कंप्यूटर पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस का मतलब होता है जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब जो फील किया जा सकता है, छुआ या देखा जा नहीं सकता। आगे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिलेक्शन ऑफ द हार्डवेयर इज डिपेंडेंट ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ यूजर, लेवल ऑफ सिक्रेसी एक्सेट्रा। मतलब जो हार्डवेयर है वो किस पर डिपेंड होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप पर, और जो हार्डवेयर का सिलेक्शन होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वो यूजर के काम करने के तरीके पर, नंबर ऑफ यूजर्स पर, लेवल ऑफ सिक्रेसी पर, उसके अकॉर्डिंग लोग अपने हार्डवेयर को चूज करते हैं। ये आपका पूरा ये सिनेरियो है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ DBMS के बारे में बात किया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। क्या लिखा हुआ है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन से संगठन, जो हमारी कंप्यूटरकृत प्रणाली है उसको हम लोग देखते हुए चेंज होता रहता है। आप ऐसा नहीं कि जिस एक ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं उसी को हर ऑर्गेनाइजेशन में लेकर चल रहे हैं। मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस। देखिए क्या कहा, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक नया कंसेप्ट आया है, मुझे लगता है 2016-17 के बाद से इसका विज्ञापन, इसकी विख्याता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। और अब लोग सभी लोग ये चाहता है, देखिए लिखा ना, डेटाबेस इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर डेटाबेस को मैनेज करने की तरीका की पॉलिसी, कोई प्रोसीजर बताई गई है, उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखिएगा कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स की बात करें, देखिए लिखा है देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइप। बहुत तरह के टाइप्स बनाए गए हैं, एक एक करके हम लोग टाइप्स को देखते हैं। टेलर मेड बनाया गया है, ह्यूमन वेयर बनाया गया है आपका, उसके बाद आपका एक और स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बनाया गया है। इसमें सबसे पहला आपका आएगा रेडीमेड या रेडी टू यूज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये मतलब बनाया रहता है, इसको मेनली स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों पर्पसेस के लिए। ये एक ऐसा रेडीमेड आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग ने लिखा है ना कि द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक बट फॉर द यूजर्स इन जनरल पर्पस के इसको बनाया गया। लगभग अधिकतम लोग इस रेडीमेड या रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करने के लिए। आगे लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल मॉड्यूल्स ऑफ सच सॉफ्टवेयर आर ऑफ यूज फॉर एवरी यूजर हु बाइज दिस सॉफ्टवेयर। मतलब यहां पर लगभग सभी तरह के लोग इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा हुआ है दिस सॉफ्टवेयर आर सूटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग स्मॉल एंड कन्वेंशनल बिजनेस। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडीमेड और रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जो टाइप है, जो सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है। तो जो स्मॉल है, जो छोटे आपके व्यावसायिक संगठन है या कह सकते हैं जिनका कन्वेंशनली काम होता है, वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, टैली, बिजी, ये सब आपके एग्जांपल हैं। अब टैली बिजी बहुत पुराना है, टैली 9 आया, टैली ERP 9 आया, टैली 7 आया, ये सब तरीके से आप लोग देखेंगे बहुत तरह का, टैली 9.0 आया। इस तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए और टैली एक आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट सारी चीज़ें रहती हैं और लोग उसमें जाके सिर्फ अपनी अकाउंटिंग करते हैं। टैली आप लोग बहुत बच्चे सीखते भी होंगे क्लास 12 में, 11th में रहकर। मोस्टली जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो लोग अकाउंटिंग वगैरह करने के लिए ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। लगभग 90% इंडिया में 90%, 80-85% लोग टैली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये एक बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, आराम से इसमें आदमी काम। बिजी भी इसके पहले था, टैली के पहले क्या था, बिजी था। आगे बढ़ते हैं कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। आप कुछ एडवांटेजेस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। क्या क्या एडवांटेज है? द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज जनरली लो एंड नंबर ऑफ यूजर इज लिमिटेड। मतलब कि यहाँ पर इसका कॉस्ट जो आता है, जो बनाने का, मतलब कि कहते हैं कि जो इंस्टॉल करने का कॉस्ट आता है बहुत कम आता है, बहुत नॉमिनल आता है। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली ईजियर, ये बहुत आसान होता है, इसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े कंपनियों में, आपको बता दें बाबू, बड़े बड़े कंपनियों में अकाउंटिंग करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर इनबिल्ट किया जाता है, अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जिसको हम लोग टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा है द ट्रेनिंग नीड्स आर सिंपल एंड समटाइम्स द वेंडर ऑफर्स द ट्रेनिंग ऑन दिस सॉफ्टवेयर फ्री। मतलब इसको सिखाने का तरीका होता है बहुत आसान तरीका है और कोई भी इसको आसानी से सिखा सकता है। बहुत बार सिखाने का कॉस्ट भी नहीं लगता। एज दिस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑफ द शेल्फ, टाइम रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर इज सेव्ड। मतलब यहाँ पर ये ऑलरेडी पहले से इनबिल्ट, पहले से बनाया सॉफ्टवेयर रहता है, तो इसको फिर से कुछ डेवलप करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हाँ कोई इसमें अगर आपका अपडेट आया, कोई इसमें नया चीज लाया, तो उसको आपको अपडेट कराना, जैसे मोबाइल को अपडेट करते हैं ना, उसी तरह इस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जाता है इंस्टॉल कर। ठीक है, आगे लिखा है एज दिस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ यूजर दे हैव बेटर आफ्टर सेल सर्विस। इस सॉफ्टवेयर का यूज करने से जो हमारे सेलर्स हैं उनको आफ्टर सेल सर्विस देने में आसानी पड़ती है। नेक्स्ट आपका है लिमिटेशंस क्या है भाई, उसकी अगर अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी तो होंगी। बुराइयां क्या क्या है? द लेवल्स ऑफ सिक्रेसी रिलेटिवली लो। यहाँ पर सिक्रेसी एक नॉमिनल, मतलब बहुत ज्यादा लेवल, हाई डिग्री ऑफ सिक्रेसी नहीं रहती है, क्योंकि रेडीमेड है। रेडीमेड मतलब पहले बनाया है, तो इसमें कोई पहले से अपडेट नहीं रहता सिक्योरिटी के लिए, एक सिंपल तरीका इसमें है। ठीक है, फ्रॉड होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। आगे है दिस सॉफ्टवेयर ऑफर लिटिल स्कोप ऑफ लिंकिंग टू दी अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर कोई और इंफॉर्मेशन सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, ये सॉफ्टवेयर अपने आप एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। दिस सॉफ्टवेयर यूज लेजर प्रिंटर विच आर कॉस्टलियर देन डॉट ट्रिक्स प्रिंटर। मतलब इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लेजर प्रिंटर को मतलब कि यूज करा पाते हैं। मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, जो आपके आसानी से, जो अच्छे प्रिंटर होते हैं उनका यूज उसमें नहीं हो पाता। लेजर प्रिंटर का यूज होता है, जो कि बहुत कॉस्ट लगता है। लेजर प्रिंटर बहुत महंगा प्रिंटर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर।
पहला था रेडीमेड, रेडी टू यूज, दूसरा था आपका कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जैसे मैंने कहा कि रेडीमेड या रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल पर्पस के लिए होता है, लेकिन जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है वो आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जिस काम की आवश्यकता है उसी चीज के लिए बनाया गया। लिखा भी होगा यहाँ पर कि द टर्म कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर मेकिंग चेंजेस इन द रेडीमेड सॉफ्टवेयर टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूजर अपने हिसाब से कोई चीज सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करता है, अपने प्रैक्टिस में लाता है, वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है द डेवलपर टू मीट स्पेसिफिक यूजर रिक्वायरमेंट कैन मॉडिफाई ऑल द रेडीमेड सॉफ्टवेयर। मतलब जितने भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर है उसके मॉडिफाइड वर्जन को कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। कह सकते हो इस बात को, तुम लोग इस बात को कह सकते हो कि जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कस्टमाइज्ड वर्जन को या उसके एडवांस्ड वर्जन को, उसमें उसके चेंज किए वर्जन को कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हम लोग कह सकते हैं। ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर आर बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज एंड मीडियम बिजनेसेस एंड कैन बी लिंक टू अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम से लिंक भी करा सकते हैं आप, और ये किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, जो बड़े बड़े स्केल पर काम करते हैं उनके लिए। ठीक, अब कुछ एडवांटेज देखते हैं कि कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के एडवांटेज होते हैं सिक्रेसी ऑफ डेटा एंड सॉफ्टवेयर इज हाई इन कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सिक्रेसी मेंटेन रहती है। आगे है लिंकेज टू द अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर जो इंटरप्राइजेज की नीड है, जिस चीज के लिए उस सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा है, उस चीज को ये पूरा करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज रिलेटिवली हाई। यहाँ पर कुछ एक लिमिटेशन देख सकते हैं हम लोग कि इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में बड़ा खर्च आता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग जो होती है बहुत जरूरी हो जाती है। यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं कि अगर आपको हल्का मुल्का कॉमर्स की नॉलेज से मैं कहूँ कि आप लोग 12th पढ़ चुके हैं, अगर आपको टैली दिया जाए तो आप गलत नहीं करेंगे, इंटरव्यू सही पास कर सकते हैं। लेकिन जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनमें आपको ट्रेनिंग की आवश्यक नहीं होती। मतलब एक अलग सॉफ्टवेयर है वो टैली की तरह नहीं है कोई भी जाके कर लेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो खर्चा उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, ये था कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब क्या आएगा बाबू, अब हमारे लिए आएगा टेलर्ड सॉफ्टवेयर। टेलर्ड या अनुरूप जो कहते हैं, टेलर्ड सॉफ्टवेयर रिफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। दीज सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड स्पेसिफिक आर नॉट अवेलेबल ऑफ द शेल्फ बट आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन बिटवीन द यूजर एंड द डेवलपर। ये कह सकते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का भी एक एडवांस वर्जन होता है कि अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हमने बनाया, अब उसमें कुछ एडवांसमेंट चाहते हैं, उसमें कुछ और हम लोग चेंजेस चाहते हैं, तो डेवलपर जो डेवलप किया है उस सॉफ्टवेयर को और यूजर जो उसको यूज कर रहा है वो आपस में डिस्कशन करके किस चीज को और उसमें अपडेट कर सकते हैं, ला सकते हैं, वो टेलर्ड मेड सॉफ्टवेयर होता है। अमूमन मोस्ट कॉमनली यूज आज के जमाने में धीरे धीरे इसकी जो आपका मतलब कि कह सकते हैं जो लोग का रीच है धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि टेलर मेड सॉफ्टवेयर पर सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं बड़ा प्रोफेशनल काम होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नीड्स पूरे होते हैं यूजर्स के। ठीक है, लिखा है दिस सॉफ्टवेयर यूज फॉर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टी यूजर्स एंड ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड लोकेशन। बड़ी बड़ी एमएनसीज हुई, बड़ी बड़ी ट्रांसनेशनल कंपनीज हुई, वो आपके इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका बाबू, तो लिखा है द सिक्रेसी एंड ऑथेंटिसिटी चेक्स आर रीबूस्ट, ये रीबूस्ट होना चाहिए, रीबूस्ट इन सच सॉफ्टवेयर। इन तरह के सॉफ्टवेयर में जो हमारी सिक्रेसी होती है, जो हमारी ऑथेंटिसिटी होती है, वो मेंटेन होती है। मैंने कहा ना, इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होते हैं बड़े महंगे महंगे होते हैं। यहाँ पर इसी चीज का पैसा ही लगता है कि आपकी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, कोई भी आके अब्यूज नहीं कर सकता आपकी चीजों को। सच सॉफ्टवेयर ऑफर हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ यूजर। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपडेट, उसके अकॉर्डिंग एडवांसमेंट आता रहता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर में। एज दिस सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूजर, इट टेक केयर्स ऑफ द स्पेसिफिक नीड ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के स्पेसिफिक नीड को ध्यान रखते हुए समय समय पर इसकी चेंजेस किए जाते हैं, और एंटरप्राइज की जो नीड अगर चेंज हो रही है तो सॉफ्टवेयर भी चेंज होता रहेगा। आगे है दिस सॉफ्टवेयर कैन बी इफेक्टिवली लिंक्ड टू सम अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि मैंने कहा कस्टमाइज्ड, मैंने कहा आपका उसके बाद देखिए पहले आपको रेडीमेड जो था वो फ्लेक्सिबल नहीं था, कस्टमाइज जो है और टेलर जो है वो दोनों ही आपके बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू यूजर। जाहिर सी बात है जो यूजर यूज कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को, उसको अगर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी चीजें नहीं बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग, उसको कैसे चलाना है, तो कैसे यूज करना है, तो चला नहीं पाएगा। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सच सॉफ्टवेयर इज मच हायर एज कंपेयर टू रेडीमेड एंड कस्टमाइज। कस्टमाइज और रेडीमेड के कंपेरिजन सबसे ज्यादा कॉस्टली जो होता है वो आपका
ये आपका टेलर्ड मेड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, हमने पढ़ लिया टाइप्स, अब पढ़ना है फीचर्स, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है। तो टिपिकली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऑफर द फॉलोइंग फीचर, क्या क्या होती है? द लाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा, लेखांकन डेटा का ऑनलाइन इनपुट और भंडारण, जो स्टोर करने की प्रक्रिया होती है। और दूसरी चीजें जो अकाउंट लेखांकन की जो ऑनलाइन चीजें हैं उसको एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखता है। प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल्स इनवॉइस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहिए या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का यूज करने सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप परचेज और सेल्स इनवॉइस का, यहां तक जो भी ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं, क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो, उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं? डिजिटल फॉर्म में या एक हार्ड कॉपी में, सॉरी हार्ड या सॉफ्ट दोनों कॉपी में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल स्कीम फॉर कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन। आपको पता होना चाहिए ये जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है इसमें पहले से वाउचर्स क्रिएट होते हैं। जैसे मैं कहूं टैली अगर आपने बनाया होगा, टैली आपने अगर किया होगा तो टैली में देखेंगे पहले से वाउचर्स, पहले से हेड्स ऑफ अकाउंट डिफाइंड रहते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपका पोस्टेज है, पोस्टेज खर्चा है, तो उस खर्चे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस का वाउचर बना हुआ है उसमें जाएगा, आपका उसके हेड में जाएगा। मैं कहूं ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल का पार्ट होता है तो कैपिटल में जाएगा। मैं कहूं लोन्स एंड एडवांसेस, आपने मिस्टर ए को लोन दिया है, फर्म ने मिस्टर ए को लोन दिया है, तो उस केस में लोन्स एंड एडवांसेस नाम का हेड बना हुआ है। तो पहले से आपका अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन का कोडिफिकेशन या हेड नोट बना रहता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स बता ही दिया कि पहले से ग्रुप बनाए गए हैं, किस ग्रुप में कौन सा हेड जाएगा आपका। इंस्टेंट रिपोर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज एजिंग स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टॉक वैल्यूएशन, वैल्यू एडेड टैक्स रिटर्न, पेरोल रिपोर्ट, सभी चीजें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के थ्रू इजी हो चुकी हैं। पहले ये मैनुअल था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के आने से हुआ क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि आप हर एक चीज का, स्टॉक से लेके प्रॉफिट लॉस, कैपिटल कोडिफिकेशन, हर चीजों को आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कि क्या क्या जरूरतें होती हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की। तो एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें, दो बेसिक चीजें होनी चाहिए। दो बेसिक, यहां क्वेश्चन बन सकता है, दो बेसिक चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? कि लेखांकन ढांचा, इसमें लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए नियमों का सेट, सिद्धांतों का पालन किया जाता है। मतलब एक अच्छे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये दो चीजें पानी चाहिए। सबसे पहला कि आप जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक प्रोसीजर, पॉलिसी, फ्रेमवर्क के थ्रू करें। ठीक है, एक अच्छे सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करें। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इट रिफर्स टू प्रोसीजर, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑन अ कंप्यूटर, द यूज ऑफ कंप्यूटर इन एनी डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन हैज 4 बेसिक रिक्वायरमेंट एज मेंशन्ड बिलो। इसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे करेंगे तो कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करने के लिए 4 बेसिक रिक्वायरमेंट बनाए गए हैं। क्या क्या बनाए गए हैं? कि 4 एंड डेटाबेस, इट इज एन इंटरैक्टिव लिंक बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर थ्रू विच द यूजर कम्युनिकेट टू दी बैक एंड डेटाबेस। नेक्स्ट आपका है बैक एंड डेटाबेस। क्या होता है? इट इज द डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट इज हिडन फ्रॉम द यूजर्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर टू द एक्सटेंट द यूजर इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस। क्या बात कह रहा है? कि यहां पर आप बैक एंड डेटाबेस की क्या कर सकते हैं, कोई भी यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है इजिली और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। तीसरा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? डेटा प्रोसेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? इट इज सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट आर टेकन टू ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा की हेल्प से आपको जो भी कह सकते हैं डिसीजन लेना है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टिंग सिस्टम, इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कंस्टिट्यूट द रिपोर्ट। मेरी रिपोर्ट को क्रिएट करना, रिपोर्ट को सिस्टम्स जो डेटा हम आए उसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम रिपोर्ट तैयार कर सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो एलिमेंट की बात करें बाबू, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज सच अ सिस्टम इन विच ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटेड थ्रू कंप्यूटर। जानते ही हैं कंप्यूटर के थ्रू हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में काम करते हैं। तो क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें किए जाते हैं? पहला चीज क्या होगा आपका? हार्डवेयर। जानते हो बिना हार्डवेयर का, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या है आपके? ये हार्डवेयर है। मतलब हार्डवेयर लेके लिखा हुआ है, मदरबोर्ड हुआ, प्रोसेसर, प्राइमरी स्टोरेज, कीबोर्ड, साउंड केयर, स्पीकर, मॉनिटर एंड लिक्विड क्रिस्टल, ये क्या चीजें हो गई? प्रिंटर तो एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस है। तो हार्डवेयर का समझते हैं जो जिस चीज को हम छू सकते हैं, फिजिकली कंपोनेंट।
तो वो आपके हार्डवेयर होते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर में कोई जान नहीं होती। क्या है? इट इज एन इनविजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज यूज्ड विद द हार्डवेयर टू मेक कंप्यूटर परफॉर्म द ऑपरेशन। इट रिफर्स टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट इनेबल्स टू कंप्यूटर टू परफॉर्म इट्स टास्क और कमांड गिवन बाय द यूजर। यूजर के कमांड के बेसिस पे जो भी यूजर्स ने कमांड दिया है कंप्यूटर को, उसको कराना, उसको प्रोसेस कराना, आउटपुट देना, ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर भी दो तरीके से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बचपन में पढ़े हो, सब बेसिक चीजें हैं। बहुत क्या एग्जांपल हो सकता है कि हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम डिवाइस, ये सब चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स विच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीजें आती हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम व्हिच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट फंक्शन इज टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटीग्रेशन, उनके बीच में तालमेल बैठाए रखना, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आपका डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर लिखा है सॉफ्टवेयर विच इज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ डिवाइस फंक्शनल व्हेन इट इज कंसर्न टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। मतलब क्या लिखा है? विच इज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ डिवाइस फंक्शनल। किसी डिवाइस को फंक्शन में लाना, किसी डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, ये डिवाइस ड्राइवर का काम होता है। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट लाइक एन इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड द यूजर। क्वेश्चन बन सकता है, डिवाइस और यूजर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है, जो कनेक्टर का काम करता है, वो डिवाइस ड्राइवर होता है। ठीक है। यहां लिखा हुआ है एवरी डिवाइस वेदर इट इज प्रिंटर, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड हैज अ डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द प्रॉपर फंक्शनिंग। यूजर कैसे उस हार्डवेयर को चलाएगा, उस सिस्टम को चलाएगा, जब तक डिवाइस ड्राइवर अवेलेबल नहीं होगा उसके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? इट्स हेल्प इन कन्वर्टिंग प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना या लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है। देखिए इसके अंदर तीन तरह के लैंग्वेजेस होते हैं, आपके पढ़े भी होंगे, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये सब चीजें आप लोग दिमाग में रखते रहिएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क। एक समय पे एक या एक से अधिक काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। लिखा भी है इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक यूज और एप्लीकेशन दैट इनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जो मेनली इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस को करने के लिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस काम को करता है। इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। थोड़ा ये सब चीज को आप लोग दूसरे नाम को आप लोग याद रखिएगा। दो तरह के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 3 टाइप्स हैं ना आपके, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी कुछ टाइप्स हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या लिखा हुआ है? दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड ओनली फॉर जनरल पर्पसेस, दे अलाउड पीपल टू सिंपल कंप्यूटर टास्क। सिंपल कंप्यूटर पे जो काम वगैरह करना है वो क्या काम करता है आपका? वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर करते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये सब कुछ एग्जांपल हैं आपके किसमें? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल आपका पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब जनरल पर्पस में, जनरली हम लोग जो जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब जो किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। इन्वेंट्री को मैनेज करना, परचेज को मैनेज करना, इन तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, ये सब चीजें जो सॉफ्टवेयर होती हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई हैं, वो आपके स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। सर तो बताइए आप, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग किस तरह का सॉफ्टवेयर है? अब बाबू यहाँ पर ये एक तरह का जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कंप्यूटराइज्ड मेनली अकाउंटिंग का काम करते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम कहें कि अलग से आपने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है सेल्स को देखने के लिए, आपने एक अलग से सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है पेरोल को देखने के लिए, खर्चों को देखने के लिए, तो आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन वेयर।
ये तीसरा एलिमेंट है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। ह्यूमन वेयर या लिव वेयर भी इसको कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज बेसिकली रिफर्स टू द इंडिविजुअल और द यूजर हु इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की हेल्प से जो यूजर है, जो वो इंडिविजुअल है जो कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता है, वही तो है ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर का मतलब हम, आप, जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, जो लोग उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, ये सभी लोग क्या कहलाए जाएंगे? आपके ह्यूमन वेयर कहलाएंगे। ह्यूमन वेयर को हम लोग लिव वेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, फालतू चीज है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर जानते हैं प्रोसीजर क्या होता है बाबू? एक बार देख लीजिए, लिखा हुआ है स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ एक्शन और ऑपरेशन विच हैव टू बी एग्जीक्यूटेड इन सर्टेन मैनर इन ऑर्डर टू ऑलवेज अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इन सेम सर्कमस्टांसेस, इट रिफर्स टू प्रोसीजर। मतलब क्रियाओं या कार्यों की एक निर्दिष्ट श्रृंखला, एक सीरीज बना दी गई है किसके अकॉर्डिंग काम करना है, विच हैव टू बी एग्जीक्यूटेड इन सर्टेन मैनर, जिसको एक सर्टेन मैनर में, एक सर्टेन तरीके से एग्जीक्यूट कराना और एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को, एक डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करना, ये क्या कहलाता है? आपका प्रोसीजर कहलाता है। नेक्स्ट आपका आएगा हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर। अब इसके अंदर भी बहुत तरह के प्रोसीजर आ जाएंगे। हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड डिटेल अबाउट द कंपोनेंट एंड देयर मेथड्स ऑफ द ऑपरेशन। ये हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर जो होता है, ये आपको एक सीरीज बताता है, एक स्टेप बताता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स बताता है कि किसी इसकी हेल्प से, इस प्रोसीजर की हेल्प से आप ये जान पाते हैं कि किसी भी डिवाइस को, किसी भी कंपोनेंट को यूज कैसे करना है और उससे इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस करना है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर मतलब जैसे हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए हार्डवेयर आपका ओरिएंटेड प्रोसीजर होता है, उसी तरह सॉफ्टवेयर को समझने के लिए भी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर बनाया गया है। लिखा हुआ है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग दी सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए जो प्रोसीजर डिफाइन किया गया है उसको सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। आगे इंटरनल प्रोसीजर क्या होता है सर? देखिए, आंतरिक प्रक्रिया या सग्रम कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक उप प्रणाली के संचालन को अनुक्रमित करके कंप्यूटरों के डेटा में सुचारू प्रभाव को सुनिश्चित करने में मदद करती है। मतलब इंटरनल प्रोसीजर ये करता है कि डेटा के को स्मूथ फ्लो कराना, इंफॉर्मेशन को स्मूथ फ्लो कराना एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में कंप्यूटर के सभी सब सिस्टम्स में, वो क्या होता है? आपका इंटरनल प्रोसीजर होता है। ये सब, ये बाबू, ये क्या हम बता क्या रहे हैं पता है? ये हम बता रहे हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, ये सभी चीजें। उसके अंदर भी बहुत सारे का टाइप्स था। पांचवा क्या है? डेटा। डेटा के बारे में तुम जानते ही हो, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एक जो हमारे नंबर्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, फोटोज के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए डेटा है। ठीक है, कहा है ना किसी ने कि डेटा इज वेल्थ इन दिस एरा। इस एरा में डेटा हमारे लिए वेल्थ है। जिसके पास डेटा है वो बहुत अमीर है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइजेस डेटा टू क्रिएट दी इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट एंड कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। आगे आते हैं आपका कनेक्टिविटी। भाई ये भी एक तरह का आपका स्ट्रक्चर में आता है। क्या लिखा हुआ है? इट इज द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट रिफर्स टू द मैनर इन विच अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थ्रू टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट लिंक। मतलब जो मेनली यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो कनेक्ट करता है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो भी मीडिया की यूज होती है, उसको कनेक्टिविटी कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? ट्रांसमिशन, सैटेलाइट लिंक आ जाएगा, टेलीफोन लाइंस का आ जाएगा। ये लोग ये सब चीजें क्या है? ये कनेक्टिविटी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अब क्वेश्चन आ गया। कुछ क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आपके सामने हैं? अभी धीरे धीरे क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे बाबू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसेस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स एज पर। जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को किस प्रकार करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, गैप के अकॉर्डिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। मैंने पहले ही बताया था कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप के अकॉर्डिंग जो भी चीजें होती हैं वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में फॉलो करा दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका है कि द फ्रेमवर्क ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड। बताए भी थे कि जिस फ्रेमवर्क में डेटा को स्टोर करना, डेटा को मेनली प्रोसेस करना, वो क्या कहला जाता है? सर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कहा जाता है उसको। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए।
नेक्स्ट आपका है डैश कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। कौन सा इसमें से आपका हार्डवेयर है और साथ साथ सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा इसका आंसर? सर इसका आंसर होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें बहुत हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं। मैंने बताया था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, फिर कनेक्टिविटी भी होती है, फिर डेटा भी, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये कि दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सुचारू रूप से आपस में तालमेल बना के चलेंगे तभी चल पाएगा। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन द टाइप। जो हार्डवेयर का स्ट्रक्चर होता है वो किस पर डिपेंड होता है? तो यहां पर बोल रहा है आपका कि स्ट्रक्चर ऑफ द हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन द हार्डवेयर, मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड होता है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर किस पर और हार्डवेयर का यूज किस पर डिपेंड होता है? यूजर के ऊपर। कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, क्या उनका नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए जो पढ़ाया था मैंने, उसमें लाइन जो था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिया गया है। मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, स्प्रेडशीट। क्या होगा इसका आंसर? कि जो मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है वो किस पर डिपेंड होता है? क्या होगा इसका आंसर? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, स्प्रेडशीट। सर बिल्कुल इसका आंसर होगा डेटाबेस। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर अब हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग डिपेंड है। पहले ये एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर टाइप का था, अब क्या है आपका? अब तो कस्टमाइज्ड भी है, टेलर्ड भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के कौन कौन से इसमें टाइप्स हैं? तो सर रेडी टू यूज भी होता है, कस्टमाइज्ड भी होता है, टेलर्ड भी होता है। सर ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दी एबव होगा। सर आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या है आपका? आगे आपका बोल रहा है डैश मींस मॉडिफाइंग द रेडीमेड सॉफ्टवेयर टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। मतलब इसका अर्थ है उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप रेडीमेड सॉफ्टवेयर को संशोधित करना। इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर ऑप्शन में है ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, रेडी टू यूज, टेलर। क्या है भाई? देखिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? सर कस्टमाइज्ड होगा। कस्टमाइज क्यों होगा? सर टेलर तो हम चेंज करते रहते हैं ना कस्टमाइज्ड में, तो इसका आंसर कस्टमाइज्ड होगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बताइए इसमें से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कौन सा फीचर नहीं है? तो ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा, ये तो होता है आपका। प्रिंट आउट, परचेज एंड सेल इनवॉइस, सर ये भी होता है आपका। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट इज डन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ये भी होता है सर। हार्डवेयर बेस्ड ओनली, गलत, ये इसका आंसर होगा। बोला नॉट, नॉट का मतलब इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहां पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों ही आपके यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि Which of the following item constitute the structure of the computerized accounting system? Hardware, software, both A and B. क्या उसका आंसर होगा सर? सर इसका आंसर ऑब्वियसली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, तो both A and B होगा। आगे बढ़ा जाए? सर बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कि बताइए इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का बेसिक कंपोनेंट है? मदरबोर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। सर एक बात बताइए, सर ये हार्डवेयर पूछ रहा है, हार्डवेयर। सर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, सर ये दोनों तो सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो बचा क्या? इसका आंसर मदरबोर्ड। बहुत सारे बैल जो होंगे वो ऑल ऑफ द अबव लगा के आ जाएंगे। हार्डवेयर पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपका कि सॉफ्टवेयर दैट आर मीन टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर एंड आल्सो फैसिलिटेट्स द ऑपरेशंस आर नोन एज। कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंध करने के लिए होते हैं और इसके संचालन की सुविधा के लिए भी जाने जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज। क्या इसका आंसर होना चाहिए? सर ऑल ऑफ दीज। गलत जवाब। इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग। देखिए ऑपरेटिंग कैसे इसका आंसर होगा, लिखा भी है कि मैनेज करना, ऑपरेट करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट होता है? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ये सब बात थोड़ा याद रखना तुम लोग। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितने तरीके से बांटा गया है? जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक। कैसे बांटा गया है? सर इसका आंसर होगा जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है सर जी, चलिए सर आगे आपका हो गया।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 14, विच सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेसिफिक टास्क सच एज पेरोल अकाउंटिंग। कौन से तरह के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पस को किसी अगर ये पेरोल अकाउंटिंग करना है, पेरोल अकाउंटिंग मतलब कि एक तरह का स्पेसिफिक पर्पस है, तो कौन सा अकाउंटिंग काम है, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा सॉफ्टवेयर काम आएगा? सर तो यूटिलिटी प्रोग्राम होगा नहीं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा नहीं, बचा एप्लीकेशन कस्टमाइज। क्या होगा इसका आंसर? सर ऑब्वियसली एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जो पेरोल अकाउंटिंग है वो स्पेसिफिक पर्पस में आता है। इसका आंसर क्या होगा आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू ट्रांसलेट और इंटरप्रिटेट द प्रोग्राम्स। मतलब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेशन करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए काम आता है? लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, हाई लेवल से लो लेवल कन्वर्ट करना। लैंग्वेज प्रोसेसर कहिए या ट्रांसलेटर कहिए, ट्रांसलेटर कहिए। ठीक है सर जी। 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th है, अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। क्या लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है जो कि इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर थ्रू यूज ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, कि जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरैक्ट कराने में कंप्यूटर से मदद करता है। इसका आंसर क्या होगा सर जी? ह्यूमन वेयर, प्रोसीजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। सर लैंग्वेज प्रोसेसर तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। और सर यहाँ सीरीज के बारे में बात भी नहीं किया है तो प्रोसीजर भी नहीं होगा। सर बचा एप्लीकेशन और ह्यूमन वेयर। अब फिर से पढ़िए इस चीज को कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। कौन करता है? हम ही आप तो करते हैं। अगर हम आप करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? सर ह्यूमन वेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोसीजर विच कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बताइए कि इसमें से प्रोसीजर का कौन सा टाइप नहीं है और नहीं है विच कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोसीजर पाए जाते हैं, जो प्रोसीजर इसके एलिमेंट है उसका पार्ट नहीं है। तो हार्डवेयर ओरिएंटेड, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, उसके बाद आपका इंटरनल प्रोसीजर, एक्सटर्नल प्रोसीजर। क्या इसका आंसर होगा? सर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है सर, लेकिन ये नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सर एक्सटर्नल प्रोसीजर होगा। एक्सटर्नल प्रोसीजर नाम के कोई प्रोसीजर नहीं होते, इंटरनल प्रोसीजर तो होता है। 3 तरह के प्रोसीजर लोग जाने भी थे, पढ़े भी थे, 3 प्रोसीजर होते हैं आपके। नेक्स्ट आपका डैश इज स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ एक्शन। अरे सर सीरीज ऑफ एक्शन बोल दिया, पहले ही इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। आपका आंसर क्या होगा? सर प्रक्रिया, प्रोसीजर होगा। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्या है आपका? डैश आर फैक्ट्स। अरे फैक्ट्स अभी बता दे, फैक्ट्स विच आर गैदर्ड एंड इंटर्ड। फैक्ट्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? सर डेटा कहते हैं, उसको डेटा कहते हैं। इतना आसान क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें है ही क्या? आपने जो पढ़ा, मैंने जो था आपको मैंने पढ़ाया उसको, और उसके बेसिस हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, बहुत घुमा कर क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। आगे लिखा है डैश रिफर्स टू द मैनर इन विच अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थ्रू टेलीफोन लाइन। अब यहाँ टेलीफोन लाइन का एग्जांपल दे दिया मैंने, बताया टेलीफोन लाइन आपका माइक्रोवेव जो होते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन चैनल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? सर कनेक्टिविटी होती है, जोड़ते हैं उन चीज़ों को। 21 नेक्स्ट आपका क्या है? नेम द सॉफ्टवेयर विच यूज फॉर कंट्रोलिंग इंटरनल फंक्शन सच एज रीडिंग द डेटा इनपुट डिवाइसेस। कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको जो कि लिखा है डेटा इनपुट डिवाइसेस पढ़ने जैसे आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दी अबव। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। क्या आंसर होगा इसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। रीडिंग डेटा बोल रहा है ना, तो सिस्टम ऑपरेशन से मतलब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आपको बताना है कि हर आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बोथ ए एंड बी। डी क्या होगा? सर बोथ ए एंड बी दोनों होते हैं। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क भी होता है और ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होते रहते हैं। नोट्स बनाते हुए चलते रहना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ द कंप्यूटर इन एनी डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन हैज। तो बताना है आपको कि किसी भी डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन में कंप्यूटर के उपयोग की बुनियादी आवश्यकताएं होती है। 2, 3, 4 क्या होती हैं? सोचो इसको सोचो क्या होगा इसका आंसर।
तो क्या फिर मैं पढ़ता हूँ, यूज ऑफ कंप्यूटर इन एनी डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन हैज 4 बेसिक रिक्वायरमेंट, 4 बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। जो हमने पढ़ा था कि डेटाबेस रिक्वायरमेंट 2 होते हैं और दूसरे वाले के अंदर 4 होते हैं, तो इसका आंसर 4 होगा आपका। और बोल भी दिया डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन, यहां पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं बोला है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर पहला होता है अकाउंटिंग प्रोसीजर, दूसरा होता है डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन, और डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन के अंदर 4 आपके सीरीज होते हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है दैट इज एन इंटीग्रल सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कंस्टिट्यूट द रिपोर्ट। बताइए कि इसमें से वस्तुओं का एक एकीकृत सेट जो रिपोर्ट का गठन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंट एंड इंटरफेस। सर इसके बारे में कुछ पढ़े भी नहीं है तो होता भी नहीं कुछ। बैकएंड सर ये हो सकता है। नेक्स्ट आपका डेटा प्रोसेसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम, इसका आंसर क्या होगा? सर बहुत बच्चे बोल रहे सर बैकएंड डेटाबेस भी होगा और बहुत बच्चे बोल रहे होंगे सर रिपोर्टिंग सिस्टम होगा। देखिए बाबू, इसका आंसर रिपोर्टिंग सिस्टम होगा। किस प्रकार कि लिखा हुआ कंस्टिट्यूट द रिपोर्ट, और रिपोर्ट कौन बनाता है? रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत ही रिपोर्ट बनाए जाते हैं। 25वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। क्या है आपका? दैट इज एन इंटरैक्टिव लिंक बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर थ्रू विच यूजर कम्युनिकेट टू द बैकएंड डेटाबेस। कि बताइए कि कौन सा इंटरैक्टिव लिंक है जो यूजर और डेटाबेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में एक लिंक प्रोवाइड करता है जिससे कि वो बैकएंड डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? सर फ्रंट एंड डेटाबेस, डेटा प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम। सर देखिए रिपोर्टिंग सिस्टम तो हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा सर। फ्रंट एंड और डेटा प्रोसेसिंग। अब बाबू डेटा प्रोसेसिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर डेटा को प्रोसेस के बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है, यहां पर फ्रंट एंड डेटाबेस इसका आंसर होगा। ये रही बात आपकी कुल मिला के किसके लिए? इन चीजों के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक आएगा अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। 1 मिनट। अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए सर ये आपका हो गया। क्या है कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? क्या कंसेप्ट है? मतलब समझिएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम है यूज टू स्टोर, रिट्रीव एंड रन सीरीज ऑन द डेटा। ये वह काम करता है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा का सीरीज बना सकते हैं। इट सर्व एज अ इंटरफेस बिटवीन एंड यूजर एंड दी आपका डेटाबेस, अलाउइंग यूजर टू क्रिएट द रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा इन दी डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डेटा को रीड करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना, ये सभी काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। DBMS मैनेज द डेटा, ये डेटा को मैनेज करता है। द डेटाबेस इंजन एंड द डेटाबेस स्कीमा अलाउइंग फॉर डेटा to be manipulated or extracted by the user and other program. This helps in providing data security, data integrity, data concurrency and uniform data administration procedure. Database management system से क्या क्या चीजें होती हैं वही बारे में इसके बारे में बात हो रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से डेटा की सिक्योरिटी इंश्योर होती है, डेटा की इंटीग्रिटी इंश्योर होती है, डेटा की कंकरेंसी इंश्योर होती है, ये सब बारे में बात कहा है। डेटा सुरक्षा, डेटा अखंडता, डेटा समर्पति और डेटा समान डेटा प्रशासन प्रक्रिया प्रदान करने में मदद करता है। आगे बढ़ा जाए, लिखा है इसके और भी कुछ फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं कि इट ऑप्टिमाइजेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बाय फॉलोइंग डेटाबेस स्कीमा डिजाइन टेक्निक कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि देखिए यहाँ बोला भी है कि यह समानीकरण नामक डेटाबेस स्कीमा डिजाइन तकनीक का एक पालन करके डेटा के संगठन को अनुकूलित करता है जो किसी बड़ी तालिका को छोटी तालिकाओं में विभाजित करता है जब इसमें से कोई विशेषताओं में मूल्यों में अतिरेक है। यह लचीलेपन और अधिक जटिल बैकअप सिस्टम सहित पारंपरिक फाइल सिस्टम पर कई लाभ प्रदान करता है। DBMS के उदाहरण जैसे ओरेकल है, SQL है, सर्वल और ओपन सोर्स पैकेज जैसे MySQL है, प्रोजेस्ट्री SQL है आदि जैसे लाइसेंसी प्राप्त पैकेज शामिल होते हैं। ठीक है, DBMS से कुछ एग्जांपल आ सकते हैं एग्जाम में, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि सर इसमें से बताइए DBMS का कौन सा एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो इस तरह के एग्जांपल्स आपके होंगे। सर यहाँ नॉर्मलाइजेशन कुछ कहा है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है बाबू कि एक डेटाबेस स्कीमा
डिज़ाइन को तैयार करना और उस डिज़ाइन को तैयार करके क्या करना, उस डिज़ाइन की तैयार करने के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे डेटा में हम लोग बांट सकते हैं। बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे डेटा में हम लोग बांट कर उससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, ये कैसे होता है, एक डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन टेक्निक से होता है, उसी को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि डीबीएमएस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। भाई ऑब्जेक्टिव क्या क्या डीबीएमएस के होते हैं, तो डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू आइदर store the data or referring the purpose. There are some object in the DBMS follow. DBMS से कुछ ऑब्जेक्ट है, क्या क्या लिखे हुए हैं, टेबल ए, टेबल इज कलेक्शन ऑफ डेटा। भाई टेबल के बारे में बताया गया है कि टेबल क्या होता है। A table is collection of data which is stored in a tabular form. It represents the records in row and column. आप जानते हैं टेबल क्या होता है, टेबल में डेटा को स्टोर किया जाता है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। ये आपके डीबीएमएस का एक ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेरीज। क्वेरी क्या है, क्वेरी इज द, देखिए सबका मतलब पता होना चाहिए। क्वेरी का मतलब है कि रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इन डीबीएमएस क्वेरी मींस रिक्वेस्ट ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन बाय द यूजर फ्रॉम डेटाबेस। ये क्वेरी का मतलब डेटा का रिक्वेस्ट करना और इंफॉर्मेशन यूजर से प्राप्त करना। ये डेटाबेस फ्रॉम अ डेटाबेस। देखिए डेटाबेस जो है, डेटाबेस से जब यूजर कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है या किसी आपका डेटा का रिक्वेस्ट करता है उसको क्वेरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म्स क्या होते हैं। भाई टेबल हो गया, क्वेरी हो गया, अगला फॉर्म्स आता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस अ फॉर्म इज अ विंडो व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेरियस फील्ड्स एंड स्पेसेस टू फिल द डेटा। डेटा को फिल करना, डेटा को फिल करने के जो भी स्पेसेस अवेलेबल होते हैं, जो फील्ड अवेलेबल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको फॉर्म्स कहते हैं। इट इज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज्ड टू क्रिएट द यूजर इंटरफेस फॉर डेटा एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपका क्या है, क्रिएटिंग टेबल्स फॉर अकाउंटिंग। आप किस प्रकार से टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ लिखा भी है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, स्टोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग द डेटा रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। डेटा टेबल्स आर यूज्ड इन डेटाबेस एप्लीकेशन व्हिच डिस्प्ले अ रेंज ऑफ आउटपुट्स गिवन अ रेंज ऑफ इनपुट्स। कि इनपुट्स की हेल्प से टेबल के फॉर्म में जो डेटा को हम लोग दिखाते हैं उसको ही मेनली टेबल्स का यूज करते हैं। लिखा है टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डिजाइन व्यू, विजार्ड्स और एंटरिंग डेटा। विजार्ड्स के थ्रू, डिजाइन व्यू के थ्रू हम टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप बताए गए हैं किस प्रकार से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए लिखा है ना, स्टेप 1 है क्रिएट अ मॉडल, दूसरा है लिंक द आउटपुट, इंटर द इनपुट वैल्यू, हाईलाइट द सेल्स एंड एक्सेस द डेटा टेबल फंक्शन, लिंक द इनपुट वैल्यू, फॉर्मेट द डेटा टेबल आउटपुट। इस प्रकार से आपका एक टेबल बनाने के एक्सेल पे टेबल आप लोगों को बनाने आता है, वही यहाँ पर आपका फॉलो किया है किस प्रकार से एक टेबल को क्रिएट किया जा सकता है। यूज ऑफ क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट का यूज क्या क्या होता है। लिखा हुआ है कि क्वेरी the accounting information which is presented in the form of accounting report can be generated by creating and executing some queries under database management system। जैसे किसी भी डेटा का रिक्वेस्ट करना, किसी भी डेटा का प्रोसेस करना, जब कोई डेटा एक्सेस करता है कोई यूजर, उसको कहते हैं क्वेरी। क्वेरी के बाद है फॉर जनरेटिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अ क्वेरी इज एक्सिक्यूटेड विद कम्युनिकेट टू एक्सेस द अकाउंटिंग डेटा। मेनली एक आपका कह सकते हैं एक्सेस जब करना होता है यूज़र को डेटा का, तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना करता है फॉर अ कंप्लीट व्यू ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड अक्रॉस दी वेरियस टेबल। नेक्स्ट आपका है, ये सब देखिए फालतू बात कहा है, क्वेरी, फॉर्म्स वगैरह के बारे में ये सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आपका है रिपोर्ट्स। क्या होता है रिपोर्ट का मतलब पता होना चाहिए कि रिपोर्ट इज द इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट डेटा। डेटा को प्रेजेंट करना ही रिपोर्ट कहलाता है। जब एक प्रिंटेड फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं उसको रिपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सिंस यू हैव कंट्रोल ओवर द साइज एंड द अपीयरेंस ऑफ द एवरीथिंग ऑन रिपोर्ट यू कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन द वे यू वांट टू सी इट। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट कम्स फ्रॉम द अंडरलाइंग टेबल, क्वेरी, एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट, क्वेरी, टेबल से यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा वहां से हम लोग एक्सेस करके हम लोग उसको रिपोर्ट्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कि डीबीएमएस जो हमारे उसका एप्लीकेशन करके किस प्रकार से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट किया जा सकता है, तो ये बातें वही लिखी हुई है कि डीबीएमएस इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। इट एक्ट एज अ कंटेनर ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ यूजर कैन डिफाइन
store, retrieve and update. DBMS is also used for defining, storing and retrieving, updating the accounting data. It performs many functions like data storage, management data. देखिए DBMS का मेन होता काम क्या है, डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को एक्सेस कराना यूजर को, ये सब काम DBMS का होता है। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हम लोग करते क्या है, डेटा को स्टोर करना, डेटा का डिक्शनरी बनाना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट, ये सब काम DBMS का होता है। इसका और क्या काम होता है, हेल्प्स इन जनरेटिंग एंड रिट्रीविंग अकाउंटिंग डेटा लाइक शेयर होल्डर रिकॉर्ड। देखिए अकाउंटिंग में जो भी डेटा छुपे होते हैं या रहते हैं उसको एक्सेस कराने की, शेयर होल्डर की रिपोर्ट निकालना, सप्लायर्स की रिपोर्ट निकालना, एम्प्लॉयज का प्रोफाइल बताना, पेटी कैश रजिस्टर निकालना, ये सब काम DBMS का होता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? क्वेश्चन आ गए भाई आपके, क्वेश्चन आपके अवेलेबल यहाँ पर है कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DBMS का फुल फॉर्म जानते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है तो बच्चा जानता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है दैट इज द ग्रुप ऑफ डेटा विच इज इंटरलिंक्ड एंड सेट ऑफ प्रोग्राम, दैट इज द इंटरलिंक्ड एंड सेट ऑफ प्रोग्राम विच हेल्प्स इन द एक्सेसिंग द डेटा। क्या आंसर होगा सर? ABMS, CBMS, DBMS, क्या ऐसा बोल रहा है सर? इसका आंसर DBMS होगा, ये तो कोई बता भी लेगा सर। नेक्स्ट आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS, रिट्रीव स्टोर डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए सर? ऑब्वियसली इसका आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। गलत जवाब, कहीं तुम पढ़े हो कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए DBMS रिस्पॉन्सिबल होता है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये सब कोई नहीं होता सर, सिर्फ रिट्रीव द स्टोर डेटा। बहुत बच्चे ऑल ऑफ द अबव लगा देते हैं। ध्यान से आप लोग याद रखेगा, DBMS का काम हमेशा डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को स्टोर करना, यूजर को एक्सेस कराना, ये सब काम होता है। ये सब काम नहीं होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट बोला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर DBMS विल बी यूज्ड? यूनिवर्सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑल ऑफ द अबव। भाई ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये मेनली आपका स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है, सॉरी जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि A डैश इज अ डेटाबेस स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू आइदर स्टोर डेटा और टू रिफेरिंग पर्पस। तो डेटा, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, नॉलेज, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा सर? अगर हम लोग यहाँ पर डेटा लिख देते हैं, मान लीजिए बहुत बच्चे होंगे आज चेक करोगे सर डेटा इज अ डेटाबेस, सर डेटाबेस तो हो ही नहीं सकता है सर, ये गलत है, डेटा नहीं होगा सर। इंफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता सर, नॉलेज भी नहीं हो सकता, बचा क्या सर? ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट इज अ डेटाबेस स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू आइदर स्टोर द डेटा और रेफरेंसिंग द पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कि बताइए इसमें से कौन सा एक डेटाबेस का मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट होता है? तो टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द डेटा इन टेबल इज रिकॉर्डेड इन, द डेटा इन टेबल इज रिकॉर्डेड इन, क्या होता है आपका? रोज एंड कॉलम, डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो रोज एंड कॉलम इसका आंसर होगा भाई, जाहिर सी बात है कि एक टेबल के अंदर रो और कॉलम ही तो होते हैं, कहाँ डायगोनल, वर्टिकल वगैरह होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या लिखा है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब क्या? टेबल। सर कितना आसान क्वेश्चन सर यहाँ दिया हुआ है, आसान नहीं बाबू, इसी तरह क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट आपका डैश इज द रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कलेक्शन ऑफ डेटा, कि इसमें से आपका रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं, बताते रिक्वेस्ट जब भी होगा उसके लिए क्या आएगा आपका? उसके लिए क्वेरी आएगा। नेक्स्ट द डेटाबेस सिस्टम, द डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कि जो भी आपके डेटाबेस जो डेटाबेस होते हैं वो एक डेटा के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। किस फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है? किस फॉर्म में उसे स्टोर किया जाता है? टेबल के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। सर क्वेरी तो हो नहीं सकता, कोई क्वेरी रिक्वेस्ट होता है। रिपोर्ट जो होते हैं रिपोर्ट के फॉर्म में करते नहीं है सर, टेबल और ऑब्जेक्ट। इसका आंसर होगा टेबल, कि जो डेटाबेस में जो भी डेटा वगैरह होते हैं वो सभी टेबल के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक डेटा और इंफॉर्मेशन द यूजर नीड टू रन अ डैश इन द डेटाबेस कमांड क्वेरी बायस इंटरफेस। क्या होगा इसका? इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक डेटा और इंफॉर्मेशन, तो
द यूजर नीड टू रन अ डैश द डेटा। भाई अगर आपको बताइए, समझिए, आप किसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, सर रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट करने के लिए क्वेरी करना पड़ता है। जब क्वेरी करेंगे तभी ना रिक्वेस्ट होगा और तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है कि Which of the following is one of the query language in DBMS कि DBMS में इसमें कौन सा query language होता है। तो आपको पता है SQL जो होता है वो एक प्रकार का query language होता है जिससे हम कमांड देते हैं, जिससे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे है that is a window which consists of various field sand spaces to fill the data कि इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है, ऐसा विंडो है। और विंडो की बात कर रहा है तो विंडो की जब भी बात करेगा वो एक प्रकार का फॉर्म होता है कि फॉर्म की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, हम स्पेसेस फिल करते हैं डेटा में, जो भी हमारे स्पेसेस बचे हुए हैं डेटा को उसमें फिल करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि विच डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू क्रिएट द यूजर इंटरफेस और डेटा एप्लीकेशन कि बताइए इसमें से कि कौन सा ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि यूज होता है क्या करने के लिए, टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन कि यूजर इंटरफेस क्रिएट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर फॉर्म होगा कि फॉर्म ही एक प्रकार का डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि यूजर इंटरफेस क्रिएट करता है डेटाबेस एप्लीकेशन, जो क्रिएट करता है यूजर इंटरफेस डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ। नेक्स्ट आपका कि दैट इज द रिजल्ट ऑफ डेटाबेस क्वेरी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेटेड मैनर। जब हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं और जब प्रेजेंट करने की बात आएगी तो क्या होगा हमारे लिए वो, सर हमारे लिए वो रिपोर्ट होगा। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट दैट कैन कंटेन यूजुअल इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इज नोन एज कि ऐसा बताइए डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो कि लिखा हुआ है वह वस्तु जिसमें सामान्य जानकारी होती है जो निर्णय लेने में मदद करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्ट, फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टेबल। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा रिपोर्ट, जिसकी हेल्प से हम लोग डिसीजन ले पाते हैं। जब प्रेजेंट करते हैं डेटा को तो डेटा को प्रेजेंट कर लेंगे, जब रिपोर्ट दे देंगे तभी पता चलेगा ना डेटा कैसी है, हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डेटा टेबल्स कैन डिस्प्ले इनपुट आउटपुट, आउटपुट गिवन एज रेंज ऑफ इनपुट, क्या होगा इसका आंसर। सर बिल्कुल डेटाबेस जो डेटा टेबल्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हम आउटपुट जान पाते हैं कि क्या रिजल्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कीबोर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल, टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन से प्रकार का कीबोर्ड चाहिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, किस प्रकार के टेबल की आवश्यकता पड़ती है, आपका किस प्रकार के कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है टेबल को क्रिएट करने में, टेबल को क्रिएट करने में कौन से प्रकार का आपका पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, क्रिएट टेबल, टेबल, ओपन टेबल, न्यू टेबल। तो हम बताए थे एक ही ऑप्शन होता है कि टेबल को बनाने के लिए कीबोर्ड में क्रिएट टेबल का ऑप्शन होता है, कीबोर्ड की हेल्प से आप दबा सकते हैं। द कीबोर्ड टू क्रिएट अ टेबल इज फॉलोड बाय कि अब यहाँ स्टेप के बारे में पूछा है कि द कीबोर्ड टू क्रिएट, जो ऑप्शन बताइए वो स्टेप बताइए कि क्रिएट टेबल के बाद इज फॉलोड बाय, तो मतलब क्रिएट टेबल के बाद क्या होता है आपका, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, डेट, यूनिक नेम। क्या होना चाहिए इसका आंसर, सर इसका आंसर ऑब्वियसली इसका आंसर तो होना चाहिए आपका द कीबोर्ड, एक मिनट क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है मुझे। द कीबोर्ड टू क्रिएट अ टेबल इज फॉलोड बाई, ओह इसका आंसर होगा डेट, तारीख। भाई डेट के बाद ही क्रिएट टेबल करेंगे हम लोग। आगे है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी जनरेटेड बाई, तो एग्जीक्यूटिंग सम क्वेरीज, सर्चिंग इट ऑनलाइन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर भाई क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ना कि क्वेरी की हेल्प से हम लोग कभी भी किसी डेटा को जनरेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, और ना ही ऑनलाइन सर्च करके। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सब पूरा कहानी था किसका, अकाउंटिंग इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग आते हैं बाबू अपने नेक्स्ट टाइप में, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या सर, एमएस एक्सेस इज, एमएस एक्सेस क्या होता है आपका, एमएस एक्सेस एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एमएस एक्सेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया क्या, एक मिनट क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी टॉपिक्स कवर अप नहीं हुए। एक मिनट में पहले टॉपिक्स कहाँ गए, इसके टॉपिक्स में पहले पढ़ा लूँ उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ ये रहा क्वेश्चन आपका,
लिखा है यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या है यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम? तो लिखा है इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कि किस प्रकार से इंस्टॉलेशन होता है कि इन मॉडर्न बिजनेस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर एंड एन अकाउंटिंग सिस्टम हैज टू एस्पेक्ट, इट हैज टू वर्क अंडर अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड इट हैज टू बी मेंटेन रिकॉर्ड एंड जनरेट रिपोर्ट एज पर डिफाइंड बाय द यूजर। ये सब बात आप लोग तो जानते हैं, पहले हम लोग कर ही चुके हैं। लिखा है दीज एस्पेक्ट्स कैन बी फुलफिल्ड बाय प्रोसेसिंग द transaction and events in accordance with the accounting principle and adopting the software which is capable of generating the user defined report. The process of performing the accounting function with the help of accounting software can be said as automation of accounting process। ये पूछ सकता है कि क्या होता है automation of accounting process, क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अकाउंटिंग फंक्शन को हम लोग परफॉर्म करते हैं, किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है लिखा देखिए था भी आपका कि फॉलोइंग स्टेप्स इन द इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लिखा भी है कि योजना इस चरण के तहत इकाई के आकार और व्यावसायिक लेन देन की मात्रा का आकलन किया जाता है, जिसके लिए स्वचालन करना पड़ता है, मेनली ऑटोमेशन करना पड़ता है। ऑटोमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग चेक करते हैं, और इसमें क्या हम लोग चेक करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि इस स्टेज में हम लोग पहले अपने एंटिटी का साइज देखते हैं, अपने एंटिटी का ट्रांजैक्शन देखते हैं, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक सुटेबल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन होता है कि वो कस्टमाइज्ड होगा, वो टेलर्ड होगा, वो रेडीमेड होगा, कौन सा हमारे लिए सुटेबल पड़ेगा। ठीक है, किस में सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, किस में सिक्योरिटी कम होगी, कौन सा फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगा, ये सब बातें। आगे है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग हार्डवेयर। अब अकाउंटिंग हार्डवेयर का भी हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? इन्वॉल्व चूजिंग द डिजायर्ड कंपोनेंट हार्डवेयर compatible with the accounting software. The hardware such as hard disk device, RAM should be adequate to support the accounting software। जो भी accounting software आप select कर रहे हैं, जो choose कर रहे हैं, उसमें best accounting hardware होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो वो मैच नहीं कर पाएगा और आप काम effectively कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट्स को ग्रुप करना, अकाउंट्स को क्लासीफाई करना, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि ऐसे आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रहा है, वहाँ पर अकाउंट का बाइफर्केशन किया ही नहीं है, अकाउंट्स का कोडिफिकेशन किया ही नहीं है, तो किस प्रकार से आप हेड में डाल पाएंगे? तुमसे कहें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे जाएंगे, तो आप कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे? तो एक अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब इंस्टॉल करते वक्त ये सब चीज़ों को भी देखना जरूरी होता है। जनरेटिंग रिपोर्ट्स, एक अच्छा इंस्टॉलेशन करने के लिए भाई अच्छे इंस्टॉलेशन के वक्त हमको मेनली जरूरी होता है ये चेक करना कि क्या जो हमारा वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो रिपोर्ट बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। ये सबसे फाइनल स्टेज होता है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन का सबसे फाइनल स्टेज होता है जनरेटिंग रिपोर्ट। अंडर दिस स्टेज फाइनल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ जनरल, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये सब सारी चीजें होती हैं, रिपोर्ट में तैयार होती हैं। नेक्स्ट है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स के चार्ट क्या क्या होते हैं? तो मेनली अकाउंट्स में चार्ट होते हैं वो किस प्रकार से बांटे गए हैं? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम, इन 4-5 तरीके से हेड्स को बांट दिया गया है और उसके बाद मेजर हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग में बांटा गया। अभी मैं तुम लोग को फिगर दिखाता हूं, कहां गया फिगर? एक फिगर आएगा अभी, ये रहा देखिए। जैसे ये कहे ना कि इसका देखिए आधा पार्ट नहीं है यहाँ पर, हाँ ये सबसे बढ़िया है कि इस प्रकार से आप ग्रुपिंग करते हैं, हायरार्की ऑफ अकाउंट्स को बांटते हैं कि आपने असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस बांट दिया। असेट में कौन से तरह के असेट्स होंगे? फिक्स्ड असेट, करंट असेट। फिक्स्ड असेट में भी बाद में बाइफर्केशन होगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इस तरीके से। करंट असेट्स में कैश, बैंक, डेटर, ऐसे। कैपिटल में ड्रॉइंग भी आ सकता है, इनकम टैक्स भी आ सकता है, ये सब चीजें आएंगी। नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, टर्म आ जाएगा। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेल्स है, अदर इनकम में रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑक्ट्राई, वेजेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरी, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सब सारी चीजें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगी। इस प्रकार से कोडिफिकेशन, इस प्रकार से ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक, आगे है प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स ऑफ अकाउंट, कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। लिखा है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट और ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स बिगिंस विद गिविंग अ कोड टू ईच मेन हेडिंग, कि सब मेन हेडिंग को और सब हेडिंग को हम लोग कोड देके, जैसे हम कहें कि असेट का जो कोड है वो 001 है, लायबिलिटी का जो कोड है वो 004 है, कि सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है सभी हेडिंग और सभी सब हेडिंग्स को कोड देने का। आगे है देयर आफ्टर इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स, सभी फिर बाद में सभी
हेडिंग को देने के बाद इंडिविजुअल अकाउंट हेड को भी कोड दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ बैंक लोन को भी एक कोड दिया जाएगा। मैं कहूँ पोस्टेज को भी एक कोड दिया जाएगा। आगे है कोड ऑफ द मेन हेड सिग्निफाइज वेदर द अकाउंट इज एन आइटम इंटी बिलोंगिंग टू द असेट लायबिलिटी एक्सपेंस और इनकम। भाई जो भी हम कोड देंगे उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई वो हमारे लिए असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, आपके एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है। आगे है कोड्स ऑफ सब हेड सिग्निफाइजेस द हेड अंडर विच इंडिविजुअल अकाउंट हेड विल अपीयर। जैसे हम कहें कि हमने पोस्टेज को दिया है 0521, ये कोड दिया हुआ है और इस कोड से पहचान सकते हैं कि एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हमने 05 नंबर का कोड दिया हुआ है, समझिए। इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते, देखिए ये यही हमें बोला था, यही बहुत अच्छा है। देखिए कितना अच्छा समझाया है कि मेन कोड 1 होगा, फिर सब कोड 1 होगा, सब कोड के अंदर अकाउंट कोड बनाया गया है सभी तरह की चीजों को, कि लैंड को 001, बिल्डिंग को 002, फिर मेन हेड में असेट आ जाएगा, सब हेड में फिक्स असेट, और सब हेड में जो अलग अलग प्रकार के असेट हैं वो आपके आए हुए हैं। इसके बाद आपका सब कोड में 2 आ गया, 2 में इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट में सब कोडिंग आ गया आपका कि कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है। फिर सब कोड में तीसरा, और तीसरे में सभी तरह के करंट असेट डिफाइन किए गए। ये क्या है आपका, यही है आपका बाइफरकेशन हायरार्की ऑफ अकाउंट्स। यहां देखिए ये जो बताया है वही इसके बारे में बोला गया है कि इन एग्जांपल कोड फॉर लैंड अकाउंट विल बी 11001। कैसे 110 होगा कि पहले मेन कोड 1 हो गया, सब कोड 1 हो गया, और उसके बाद आपका लैंड का 001 है, तो जब मिला के बनाएंगे कोड तो बनेगा क्या 11001। इसी तरह हम बात करें मशीनरी का, तो मशीनरी का क्या बनेगा, मशीनरी का बनेगा 11004। ये आपका सब कोड होगा। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है ये कि इट इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द कलेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड रिट्रीवल ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा। कि सभी तरह के ट्रांजैक्शनल डेटा को रिट्रीव करना, कलेक्ट करना, मॉडिफाई करना, ये किसका काम होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का। इट इज कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट परफॉर्म्स एंड रिकॉर्ड द डेली रूटीन ट्रांजैक्शन व्हिच आर नेसेसरी टू कंडक्ट द बिजनेस। बिजनेस में जो रोजमर्रा के लेन देन होते रहते हैं उन सभी को रिकॉर्ड करने का काम, उन सभी को परफॉर्म कराना सिस्टम में क्या किसका काम होता है, आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट है आपका टीपीएस सर्व द ऑर्गेनाइजेशन एट द ऑपरेशनल लेवल। जो टीपीएस होता है वो ऑपरेशनल लेवल पे काम करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जैसे मैं कहूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स से फीचर्स हैं। नेक्स्ट आपका है, जैसे मैं एग्जांपल लेके लिखा हुआ है कि कैश विड्रॉल एट एन एडीएम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ टीपीएस। कि टीपीएस में इस तरह के आपके डेटा, इस तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। आगे भी लिखा है टीपीएस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप इन प्रोसेसिंग अ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से स्टेप टीपीएस के अंदर में होते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में, वो बताया है आपका यहाँ पर। जैसे मैं कहूँ, यहाँ लिखा है डेटा कलेक्शन, इट रिफर्स टू कलेक्शन। सबसे पहला काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, फिर होता है डेटा एडिटिंग, फिर होता है डेटा को एडिट करना, डेटा के कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करना कि कितना वो करेक्टनेस है, उस कितना एक्यूरेट है। फिर होता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू वेरीफाई द डेटा फॉर एनी एरर्स एंड रेक्टिफाइंग दोस एरर। इसके ये काम क्या होता है, डेटा को चेक करना, कोई इसमें गलती नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं आया है। फिर है डेटा मैनिपुलेशन, इट रिफर्स टू प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा ऑन अ प्रीसेट डिजाइन। कि स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो डिज़ाइन किया गया है, प्रीसेट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उसके बेसिस पे डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को एनालिसिस करना कि जो हमने सेट बनाया है उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है कि नहीं। नेक्स्ट है डेटा स्टोरेज, इट रिफर्स टू प्रोसेसिंग ऑफ स्टोर डेटा इन द डेटाबेस। डेटा को स्टोर करना डेटा स्टोरेज कहलाता है। नेक्स्ट आपका आएगा स्टेप रिपोर्ट जनरेशन, सबसे आखिरी काम होता है रिपोर्ट जनरेट करना। फिर आगे है क्वेरी सपोर्ट, कि इट रिफर्स टू प्रोसेस वेयर बाई द यूजर ऑफ टीपीआर कैन रेज अ क्वेरी एंड एक्सट्रैक्ट द डेटा टू गेट दी रिपोर्ट। देखिए सबसे पहला काम होता है आपका डेटा कलेक्ट करना, डेटा का एडिटिंग करना, फिर दूसरा काम उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, तीसरा काम होता है डेटा वैलिडेशन, उसकी वैलिडिटी को चेक करना, एरर नहीं है कुछ, मैनिपुलेशन, प्रीसेट स्टैंडर्ड के बेसिस पे चेक करना, उसको एनालिसिस करना, डेटा स्टोर करना, उसके बाद होता है रिपोर्ट जनरेट करना, रिपोर्ट को बनाना, प्रेजेंट करना डेटा को, और आगे है आपका क्वेरी सपोर्ट। क्वेरी सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको रिपोर्ट पाने के लिए क्वेरी करना पड़ेगा, एक बार उसकी मांग करनी पड़ेगी कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको डीबीएमएस के थ्रू वो रिपोर्ट मिल पाएगा।
तो लिखा है सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सिंपल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एक्सेप्ट द कंप्लीट ट्रांजैक्शन डेटा इज इनपुट स्टोर एंड डेटा रिट्रीव द डेटा फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एज आउटपुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ा जाए। आगे है कि इन अकाउंटिंग सेंस इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट इज मनी कमिंग इनटू द गोइंग। क्या लिखा हुआ है कि डेटा एंट्री क्या होती है, तुम लोग जानते हो डेटा एंट्री बहुत आसान चीज है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जो भी मनी के फॉर्म में आ रहा है, अगर हमारी मनी बाहर जा रही है, हमारी मनी अंदर आ रही है, तो उस चीजों का ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, आपका डेटा एंट्री कहलाता है। देयर आर लॉट ऑफ प्री डिफाइंड वाउचर इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर पहले से ही डेटा वाउचर्स बने होते हैं। जैसे आपने टैली किया होगा, तो टैली आपने किया होगा तो F4 जब दबाएंगे तो कंट्रा एंट्री खुल जाएगा। जितने भी कंट्रा एंट्री के ट्रांजैक्शन होते हैं वो F4 में जाता है। F5 दबाएंगे बाबू तो F5 में पेमेंट आता है। जितने भी हमको कैश में पेमेंट करने होते हैं वो यही करते हैं हम लोग। F6 दबाएंगे तो रिसिप्ट आएगा। क्या आएगा सर? रिसिप्ट आएगा। ये क्या होता है सर? जितने भी इनकम वो कैश में हुए होंगे वो आपका F6 में जाएगा, या कैश जहां जहां से रिसीव हुआ होगा F6 में जाएगा। F7 में होता है जनरल। ये जनरल क्या होता है? जिसका कोई नहीं, जिसका कोई वाउचर नहीं, वो जनरल में एंट्री पास होगा। बैड डेप हो गया, पैसा डूब गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, कह सकते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है, प्रॉफिट साल के अंतिम दिन कैपिटल में ट्रांसफर करना है, जनरल में जाता है सब। आगे आता है F8। F8 में क्रेडिट सेल जाता है। जितने भी उधार के सेल होते हैं वो F8 में जाते हैं। F9 में सर, F9 में क्रेडिट परचेज होता है। जितने भी उधार के परचेज होते हैं सर वो F9 में आता है। इस प्रकार से ये सब क्या है? ये सब आपके वाउचर्स हैं, ये प्री डिफाइंड वाउचर्स हैं कि इन्हीं वाउचर्स में वो सब डेटा एंट्री पास होगी। नेक्स्ट आपका द फॉलोइंग आर सम के लिखा है रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, यही सब बातें कही गई हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, ये क्या, यही सब वाउचर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद वही बात लिखा गया है। अब आते हैं डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लाइक टैली, डेटा वैलिडेशन कैन बी डन एट 2 लेवल, एट प्लेटफॉर्म लेवल और एट TDL लेवल। तो TDL is a development language of the Tally which is designed to provide flexibility and power to users of the software। सॉफ्टवेयर को यूज करने वालों को ये एक प्रकार की पावर प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि उससे क्या हो कि उससे आप उसके वैलिडिटी को, उसके लिखा ना डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ द Tally which is designed to provide flexibility, मेनली यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, पावर प्रोवाइड करने के लिए ये हम लोग TDL बनाया है हमने। आगे है आपका TDL कैन only add validation at TDL level or as it is does not have any control over platform level validation। Following are some TDL level validation। कुछ TDL level validation होते हैं, क्या क्या है आपके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। फील्ड लेवल एट्रीब्यूट है, फिर फील्ड लेवल एट्रीब्यूट के पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इस तरीके से फील्ड लेवल एट्रीब्यूट बनाया गया है। कोई मतलब नहीं सब चीज का। देखिए डेटा वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा वैलिडेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा वेरिफिकेशन, डेटा स्टोरेज, ये सब चीज आप लोग पढ़ के जाइएगा क्या होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डेटा वेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल टैली कम्स विद द फैसिलिटी ऑफ डेटा एनालिसिस रिपोर्ट विच हेल्प्स इन कंडक्टिंग वेरियस इंटरनल एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया विच हेल्प्स इन ईजिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। कि टैलीज़म का है, टैली भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो टैली के तहत आप जो भी डेटा एंट्रीज पास कर रहे हैं वाउचर में, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है, बैलेंस शीट, PL वगैरह तैयार होता है, और उसके बेसिस पे हम एक क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने हद तक ये डेटा एक्यूरेट है। उसी को कहते हैं डेटा वेरिफिकेशन। इसकी हेल्प से हम डेटा को वेरीफाई करने में आसानी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं आपका द वेरियस टूल्स अवेलेबल फॉर डेटा एनालिसिस। कौन कौन से टूल्स हैं जो डेटा एनालिसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वह पढ़ लीजिए इसको, क्या क्या टूल्स है। वेरिफिकेशन एंड अकाउंट, खातों के चार्ट का सत्यापन, चार्ट स्टॉक वस्तुओं का सत्यापन, शेष राशि का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया, एनालिटिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है लंबित दस्तावेजों को प्रदर्शित करना, डिस्प्लेइंग द पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, बार बार लेन देन प्रदर्शित करना, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए सभी को रिकॉर्ड करना, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक का ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड करना, एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का रिकॉर्डिंग अलग करना। नेक्स्ट है न्यूनतम और उच्चतम मूल्य के लेन देन प्रदर्शित, मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू है, जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना। ये सब चीजों इसमें आती हैं आपकी मोड्स ऑफ, लिखा है ना, वेरियस टूल्स ऑफ एनालिसिस, जो भी डेटा एनालिसिस होती है उनके कौन कौन से टूल्स होते हैं।
अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप जो जानते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है आपका, ये एक प्रकार का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है जिसमें आपके डेबिट साइड पे सभी तरह के खर्चे हैं, क्रेडिट साइड पे सभी तरह का इनकम है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल्स है, डायरेक्ट इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक है। फिर आगे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इधर ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया गया है, इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट निकाला गया है। आगे है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जानते हैं कैसा होता है, लायबिलिटी साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड पे और असेट साइड राइट हैंड साइड पे, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्म में है। टैली वाला जो अगर बैलेंस शीट देखोगे, टैली वाला ना वो जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा वर्टिकल फॉर्म में बनाया गया है। शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, फिर आपका डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करेंट असेट है। इस तरीके से आपका ये वर्टिकल बैलेंस शीट बनाया गया है। नेक्स्ट आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री भी होती है जिसको पास करना होता है, वो सब भी या आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में पास कर सकते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए, बैड डेट दिखाना भूल गए, फिर उसके बाद आपने एक मशीनरी परचेज की थी, गलती से पीएल में ट्रांसफर कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, वगैरह वगैरह बातें एडजस्टमेंट एंट्री पास होती हैं। सिक्योरिटी ऑफ CAS कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी क्या होती है, तो लिखा है डेटा लीकेज इज क्वाइट कॉमन इन लार्ज कंपनीज एज द एक्सेस ऑफ कंपनी ड्राइव माइट बी प्रोवाइडेड टू वेरियस स्टेक होल्डर। मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को डेटा एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, तो वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो लोग सिक्योरिटी को तोड़कर एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू यूज द सिक्योरिटी फीचर ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कि हर तरह के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी प्रोसेस बताई गई है, किस प्रकार से सिक्योरिटी प्रोसेस आप यूज करके सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। यहाँ लिखा है पासवर्ड सिक्योरिटी भी हो सकता है, डेटा ऑडिट हो सकता है, डेटा वॉल्ट हो सकता है, ये सब चीजें आपको बताई गई है कि आप यूज कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं साहब, कुछ क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है भाई। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है डैट मीन्स प्रोवाइडिंग आइडेंटिफिकेशन। एक मिनट ये क्वेश्चन नहीं है शायद, सॉरी व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस है ना, हाँ व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में कौन सा सबसे करेक्ट स्टेप होता है, तो कौन सा सबसे करेक्ट स्टेप होता है भाई, कौन सा सबसे करेक्ट स्टेप होता है। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्रिएट जनरेटिंग रिपोर्ट, प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग हार्डवेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट। सबसे पहला क्या आता है सर, सबसे पहले प्लानिंग आता है। दूसरा क्या आता है सर, दूसरा आता है सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आता है। तीसरा क्या आता है सर, तीसरा आता है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग हार्डवेयर। सर चौथा क्या आता है सर, चौथा आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट, और पांचवा जनरेटिंग रिपोर्ट, सबसे आखिरी काम जनरेटिंग रिपोर्ट होता है। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है सर, ऑप्शन ए मिल रहा है। वेरी गुड सर। आगे बढ़ा जाए सर, आगे आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है सर, टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो ना आसान क्वेश्चन था सर। आगे है इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंट शुड बी डैश इन द मैनर दैट ऑल अकाउंट्स ऑफ वन नेचर कैन बी क्लासिफाइड अंडर वन ब्रॉड हेड ऑफ द अकाउंट। कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में खाते डैश इस तरीके से होने चाहिए, एक प्रकृति के सभी खातों को एक व्यापक खाते के तहत वर्गीकृत किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर सर, इसको ग्रुप किया जाता है, ग्रुप के अकॉर्डिंग कि अकाउंट शुड बी ग्रुप, इसको एक ग्रुप बना दिया जाता है। गए ना, बताया था ना, असेट का एक ग्रुप हो गया, लायबिलिटी का अलग ग्रुप हो गया, इनकम का अलग ग्रुप हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका है कि विच टूल इज यूज्ड टू हैव अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टू प्रोवाइड स्पेशल कोड टू वेरियस हेड्स ऑफ द अकाउंट। कि बताइए इसमें कौन सा ऐसा टूल है जो आपको एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन डेटा करने को के हेल्प करता है और उसको स्पेशल कोड प्रोवाइड करता है। सर आंसर क्या होगा सर, कोडिफिकेशन होगा। कोड्स प्रोवाइड करना मतलब कोडिफिकेशन देना। नेक्स्ट आपका है डैश मीन्स प्रोवाइडिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क टू द वेरियस हेड्स ऑफ द अकाउंट। कि इसमें से बताइए कौन सा आपका खाते के विभिन्न शीर्षों को पहचान चिन्ह प्रदान करता है, तो क्या होगा इसका आंसर सर। भाई बिल्कुल सही बात है, आप सभी तरह के असेट्स को कोड अगर प्रोवाइड कर देंगे, मैंने बताया था ना, मशीनरी को 11004, प्लांट को 11001, इस तरीके से कोड प्रोवाइड कर दोगे तो उसकी हेल्प से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स ऑफ अकाउंट एंड इट्स कंपोनेंट। कि उसको क्या कहते हैं, तो एक खातों के समूह और उसके घटकों के बीच संबंध क्या कहते हैं, तो भाई उसको संबंध को पदानुक्रमित हायरार्किकल कहते हैं। ठीक है, हायरार्की ऑफ द अकाउंट्स कहते हैं। नेक्स्ट
प्रॉपर कॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ग्रुप एंड इट्स सब ग्रुप, जनरल एंड नेचर। क्या इसका आंसर होगा सर? बच्चा बच्चा इसका ग्रुप्स एंड इट्स सब ग्रुप, कि अकाउंट्स के ग्रुप और सब ग्रुप, सब हेडिंग और हेडिंग में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, उसे जो कहते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड ऑफ द एसेट। बताइए कि इसमें से कौन सा असेट्स का सब हेड नहीं है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर कैपिटल होगा सर, या पूंजी होनी चाहिए, राजधानी लिखा है सर, पूंजी होनी चाहिए। पूंजी होता है वो लायबिलिटी का एक पार्ट होता है, असेट थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट आपका द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड ऑफ लायबिलिटी। बताइए इसमें से लायबिलिटी का कौन सा सब हेड नहीं है? तो इसमें नन ऑफ दी अब इसका आंसर होगा कि सॉरी सब हेड है, इज अ लिखा है ना, तो बोथ ए एंड बी। मुझे लगा नॉट लिखा है, नॉट लिखा हो तो नॉन ऑफ दी होता। अगर पूछा है तो नॉन करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दोनों ही होते हैं आपके। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब हेड ऑफ रेवेन्यू। बताइए इसमें से कौन सा सब हेड ऑफ रेवेन्यू है? तो क्या इसका आंसर होगा? अदर इनकम, सैलरी पे, डायरेक्ट एक्सपेंस, करेंट असेट। तो सर अदर इनकम जो होता है वो एक प्रकार के आपके इनकम का, रेवेन्यू का सब हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द स्टेप्स दैट टीपीएस इन्वॉल्व्स इन प्रोसेसिंग अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए इसमें से कौन सा स्टेप है? तो स्टेप ऑल ऑफ द अबव होंगे। डेटा कलेक्शन भी होता है, डेटा स्टोरेज भी होता है, क्वेरी सपोर्ट भी होता है, ऑल ऑफ दिस का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द how many predefined vouchers does tally has। कितने तरह के predefined vouchers हैं? तो इसका आंसर जो होगा, मुझे याद नहीं इसका आंसर, मैं एक बार देख लेता हूँ। 12 का सी होगा बिल्कुल। इसका आंसर जो होगा वो 23, याद कर लीजिए 23 वाउचर्स हैं। पहले ये जो वाउचर्स थे ये 20 थे, बाद में इसको बढ़ाकर 23 कर दिया गया, इसको 20 आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके थ्रू विच वाउचर ऑल इनफ्लो ऑफ द मनी आर रिकॉर्डेड। कि किस वाउचर से सभी मनी के इनफ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है? रिसीव्ड वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंट्रा वाउचर, जनरल वाउचर। रिसीव्ड वाउचर कि जितने भी तरह का मनी का इनफ्लो हो रहा है, पैसा फर्म में आ रहा है, तो वो आपका रिसीव्ड वाउचर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वाउचर ओनली ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन कैश एंड बैंक्स आर रिकॉर्डेड। मैंने बताया था कि जो भी कंट्रा वाउचर होते हैं वो क्या होते हैं, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कंट्रा एंट्री क्या होती है। जितने भी कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन लेन देन होते हैं वो कंट्रा ट्रांजैक्शन होते हैं, तो कंट्रा वाउचर में सभी ट्रांजैक्शन आएंगे आपके। नेक्स्ट है आपका इन दिस वाउचर ऑल गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेस इज रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट। इन वाउचर में सभी तरह के कैश वाउचर एज वेल एज क्रेडिट वाउचर रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या इसका आंसर होगा सर? इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा सर? परचेज वाउचर, सेल वाउचर, रिसीव्ड वाउचर। सर रिसीव्ड नहीं हो सकता, सर कंट्रा भी नहीं हो सकता। सर कंट्रा क्या हो सकता है? नहीं सर कंट्रा भी नहीं हो सकता। लेकिन सर एक बात बताइए आप लोग, सर परचेज में तो क्रेडिट परचेज आता है, सर उधार का परचेज जाता है। सेल में सर उधार का सेल जाता है, तो बचा क्या ऑप्शन? बचा ऐसा कंट्रा ऑप्शन बचा, तो कंट्रा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टीडीआई क्या टीडीएल लेवल कैन बी वैलिडेशन एट। किस लेवल पे वैलिडेट किया जा सकता है? सर प्लेटफॉर्म लेवल भी हो सकता है और टीडीएल लेवल भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं एक मिनट, क्या बोला है? टीडीएल लेवल कैन वैलिडेट एट। टीडीएल लेवल जो होता है उसको किस लेवल पे वैलिडेट किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ टीडीएल लेवल पे किया जा सकता है, उसको प्लेटफॉर्म लेवल पे नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका कि टूल अवेलेबल फॉर डेटा एनालिसिस आर। टूल अवेलेबल फॉर डेटा एनालिसिस आर वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ द अकाउंट, डिस्प्लेइंग द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। आगे आपका नन ऑफ बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी। क्या इसका आंसर होगा? सर आप बताइए टूल अवेलेबल फॉर डेटा एनालिसिस के लिए मैंने टूल आपको 7-8 बताया था, उसमें क्या ये दोनों थे? नहीं सर, ये दोनों हाँ सर थे। चार्ट ऑफ अकाउंट को आपको देखना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू देखना। सर इसका बोथ ए एंड बी आंसर होगा। ठीक है, डेटा एनालिसिस के तरीके होते हैं ये सब। आगे एंट्रीज दैट आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द ईयर टू अपडेट द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट एज पर अक्रूवल बेसिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री, जनरल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा सर? जाहिर सी बात है इसका आंसर होना चाहिए सर ओपनिंग एंट्री तो हो नहीं सकता, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो नहीं सकता, बचा जनरल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री। तो इसका आंसर जो होगा बाबू, इसका जो आंसर होगा वो जनरल
जनरल एंट्री होगा। देखिए जनरल एंट्री जो होता है, जनरल की जो, देखिए इसका जनरल एंट्री और एडजस्टिंग एंट्री दोनों हो सकता है, क्योंकि मेनली हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तब इस एंट्री को पास करते हैं या उनको प्रिपेयर करते हैं। तो एक तरह से दोनों आंसर हो सकता है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जनरल एंट्री होगा। नेक्स्ट, विच अकाउंट प्रोवाइड द नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा ऐसा आपका अकाउंट है जो प्रोवाइड करता है नेट रिजल्ट को? तो नेट रिजल्ट को प्रोवाइड करता है सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से पता लगा पाते हैं कि हमारा कितना नेट प्रॉफिट हुआ। नेट मतलब नेट प्रॉफिट जो बनाता है। नेक्स्ट आगे है, टू व्यू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव टू गो टू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखने के लिए कहां जाना पड़ता है? गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस, गेटवे ऑफ टैली फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, गेटवे ऑफ टैली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा सी, गेटवे ऑफ टैली पे गए और वहां पर पी, अगर सिर्फ कीबोर्ड में पी को दबा देंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुल जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ही जाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द, कि बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड करता है? तो बच्चा जानता है सर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी हमको बतलाता है। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर, बैलेंस शीट किस प्रकार बनाया जाता है? कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आपका डैश ऑफ द प्रीवियस ईयर बिकम द डैश ऑफ द करेंट ईयर। तो बच्चा क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस करेंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, और पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस करेंट ईयर क्लोजिंग। देखिए यहाँ फंसाने वाला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर आप क्लोजिंग लिखते हैं और यहाँ ओपनिंग लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उल्टा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, कि प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस और करेंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस गलत हो जाएगा उस केस में। इसका आंसर ए होगा, पिछले बार का क्लोजिंग बैलेंस करेंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका कि वाई क्लोजिंग एंट्रीज आर पास। क्लोजिंग एंट्री हम क्यों पास करते हैं? टू अपडेट द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स एज पर अक्रूरल बेसिस, टू ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ टेम्पररी अकाउंट इज परमानेंट अकाउंट, टू क्लोज द जनरल एंट्री। क्या इसका आंसर होना चाहिए भाई? इसका आंसर क्या होना चाहिए? टू क्लोज दी जनरल एंट्री। मेरे जो क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री जो मैंने पास किया है, अकाउंट को हमने खोला है, उसको बंद करने के लिए। हम कहूं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अकाउंट आपने ओपन किया तो उसको आप ट्रांसफर कहां करते हैं? सर उसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो पीएल में ट्रांसफर करते हैं तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं ना। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि जो जनरल एंट्री हमने पास किया उसको बंद करने के लिए, कि विच सिस्टम प्रोवाइड डेटा अबाउट दी चेंजेस आर मेड इन द ओरिजिनल डेटा एंड हु मेड दोज चेंजेस। ये कौन सा बताता है कि मूल डेटा में कौन से परिवर्तन किए गए हैं और उन परिवर्तनों को किसने किया है, इसके बारे में कौन सी प्रणाली डेटा प्रदान करती है, कौन सी प्रणाली डेटा प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा आपका पासवर्ड सिक्योरिटी को बताती है। नेक्स्ट आपका कि विद द हेल्प ऑफ डैश वाउचर ऑल आउटफ्लो ऑफ मनी रिक्वायर्ड। पेमेंट वाउचर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पता लगा सकते हैं कितना हमने पेमेंट किया है। बस यही इतने ही क्वेश्चन थे क्या? चलिए सर इतने ही क्वेश्चन थे। होप सो सभी लोग को ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पोर्शन कंप्लीट नजर आता हुआ दिख रहा होगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ज़्यादा इसमें था नहीं, मैंने उसको और कंसाइज वे में और इफेक्टिव वे में आपको बना के दिया। कुछ क्वेश्चंस भी करवाए, लगभग 75 क्वेश्चंस हमारे पास थे, हमने करवाए उसको, और सभी लोग को होप सो ये क्लास समझ में आई होगी और अब एकदम टेंशन मुक्त हो जाओ। हमने पूरा, और मैं बार बार बोला, आपने अब बोलेंगे सर आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने पहले बोल रखा है कि इस टॉपिक से जब 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ फेज 1 के कुछ एग्जाम में तो क्वेश्चन था ही नहीं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, 2 पेपर में तो था ही नहीं क्वेश्चन, तो इतना दिमाग इतना लोड ले क्या फायदा आपको? आप उस चीज में दिमाग लगाइए जो आपको नहीं आता। खैर वैसे भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा के समाप्त कर दिया, इस चीज को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बेसिक चीजें हैं, सिर्फ बेसिक चीजें। देख लो चैप्टर में क्या क्या है, इतना हलवा चीज था तो लोग बोले सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इतनी आसान चीजों को आप लोग इतना कठिन समझ रहे थे। बेसिक कंप्यूटर थे, ये सब आप लोग का है। बेसिक कंप्यूटर पढ़े होंगे तो यही सब आप लोग पढ़े होंगे, उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यही ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज हमारा ऑफिशियली हम लोग का क्लास आज समाप्त होता है। हमारा आपका ये प्यार मोहब्बत आज ही यहीं बंद होता है, खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान की आशा से कब मिलेंगे अब देखा जाएगा। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ये लाइव मैं इसलिए नहीं आ पाया बाबू क्योंकि शेड्यूल किया नहीं गया था, सर अवेलेबल नहीं थे, तो कौन करता वो सब चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ें हमको तो आती नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके आपको
यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। आप सभी लोग इस चीज़ को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए एकदम मुक्त हो जाइए। बहुत लोग का आज पेपर था, 4 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज पेपर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोग का। जिन लोग का अब से पेपर है और वैसे भी ये मुश्किल से आधी 1 घंटा 2 घंटा क्लास है, देख के ग्रह दूर करो यार, जो तुम लोग के मन में संशय विषय है। हालांकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन नहीं आने वाला कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से, बहुत स्मॉल पोर्शन रखता है। मेजर पोर्शन में बताया शेयर, कैश फ्लो, पार्टनरशिप, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन उठेगा, देखना आया भी होगा। आज जो पेपर दे के आए होंगे, वीडियो में जरूर बता देना कि भाई, वीडियो कमेंट में बता देना कि आज 4 तारीख के पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आज हमारा क्लास समाप्त होता है, हमारा आपका साथ यहीं तक था। मिलेंगे ऊपर स्वर्ग में कभी ना कभी, या कभी मौका मिल गया बनारस में आए और हम दिख गए आपको, बिल्कुल मिल लीजिएगा हमसे आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ने में। सभी लोग को बहुत बहुत आपका ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं सभी लोग को। अपना एग्ज़ाम में बेस्ट दे के आइएगा और आदित्य सर का झंडा परचम करके आइएगा भैया। हम बहुत मेहनत से आप सभी लोग को पढ़ाए हैं, मेहनत व्यर्थ न जाए आपका, हमारा, दोनों लोग का, क्योंकि काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप तो आए ना क्लास करने, अब तो ये पक्का हो चुका है, टॉपिक भी खत्म हो चुका है, मैराथन भी ले लिया मैंने, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी पढ़ा लिया, आप कोई बहाना नहीं बनता आने का, ठीक है। तो सभी लोग एकदम मस्त, शुभकामनाएं सभी के साथ, आशीर्वाद सभी के साथ, मस्त पेपर करके, फाड़ के पेपर करके आना। हम सभी कोशिश करेंगे कि KIT पे आप लोग जाके मिले, जो काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ब्रांच बनारस वाला, जहाँ पर सेंटर पड़ता है, वहाँ पर आने की कोशिश करेंगे और मिलेंगे आप सभी लोग से। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार।